कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय न मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा, व्यूअर्स आपके साथ रोज की तरीके से आपका प्रोग्राम जब बातें करते हैं बिल्कुल खुल्लम खुल्ला वो बताते हैं आपको जो कोई और आपको नहीं बताता। और आज भी अब तो देखें, कल 8 बजे गिनती शुरू होगी ना देवेंद्र जी, देवेंद्र पराशर जी, दीपक चौरसिया जी और आज पॉलिटिकल कमेंटेटर मीर मिश्रा जी प्रोग्राम में। सर बहुत स्वागत आपका। तो 8 बजे के हिसाब से हमारे पास 14 घंटे हैं अभी से। तो 14 घंटे के बाद क्या होगा, सब यही जानना चाहते हैं। बहुत सी बातें हम इस प्रोग्राम में कर चुके हैं, बहुत सी बातें एग्जिट पोल्स के बारे में बहाने हो चुकी है, बहुत सी बातें एग्जिट पोल्स पर हो चुकी हैं, उसमें कुछ आज ऐड हुआ है वो भी हम डिस्कस करेंगे। बाकी एक गाना है, पिक्चर का नाम है कसमें वादे, अमिताभ बच्चन की पिक्चर है, गाने के बोल हैं कल क्या होगा किसको पता, अभी ज़िंदगी का ले ले मज़ा। लेकिन हमारे नेता लोग मज़ा नहीं ले पा रहे, एक दिन पहले भी लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं आपस में। अब आज देखिए क्या हुआ। अरविंद केजरीवाल जी ने ट्वीट किया कि मेरे विधायकों को जो अभी सिटिंग विधायक हैं और जो उम्मीदवार हैं 15-15 करोड़ रुपए लेकर बीजेपी खरीदना चाह रही है। अगर ये गाली गलौज वाली पार्टी को, मतलब वो ऐसे ही बोलते हैं, अगर ये 50 सीटें जीत रहे हैं जैसा एग्जिट पोल कह रहे हैं, तो फिर क्या ज़रूरत है इनको इधर उधर खरीद फरोख्त करने की। बात तो सही है, लेकिन सही तो तब माने अगर उनके इस आरोप में कुछ दम हो। अब पता कैसे चलेगा, इसकी जांच हो। तो जांच कराने के लिए बजाय इसके कि अरविंद केजरीवाल जी शिकायत करते पुलिस के पास जाकर के, बीजेपी वालों ने शिकायत करी, भाई ये हमारे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं, इनकी जांच कीजिए। ये दिल्ली में गिनती से एक दिन पहले पैनिक फैलाना चाहते हैं, अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं। अब इसके बाद एलजी साहब के पास शिकायत हुई। एलजी साहब ने तुरंत एसीपी को चिट्ठी लिखी, एंटी करप्शन ब्यूरो की, भाई मामला बड़ा गंभीर है, आप जाकर के इसकी जांच कीजिए। और इतनी तेजी, इतनी फुर्ती, करंट की रफ्तार के साथ एसीपी पहुंच गया अरविंद केजरीवाल जी के घर। मतलब चिट्ठी हमारे पास पहुंची, उसके 45 मिनट के अंदर तो एसीपी का दफ्तर अफसर बाहर खड़ा था केजरीवाल जी के घर के। सर मैंने इतनी रफ्तार तो पुलिस की कभी नहीं देखी। इस पर भी आरोप। अब केजरीवाल जी उन्हें घर के अंदर ना घुसने दें, ये भी पर्चा दिखाओ, मुझे कागज दिखाओ, तुम क्या कौन सी जांच करोगे। उसके बाद उनको याद आया, ओहो हमें नोटिस भी तो देना होता है, तो फिर उन्होंने नोटिस छपवाया। फिर नोटिस दिया केजरीवाल जी को कि कृपया आकर के इस जांच में आप सहयोग करिए। अब उसके बाद की कहानी अभी तक सर पता नहीं चली है। अब दो बातें हैं सर, घबराए हुए केजरीवाल जी हैं इसलिए शोर मचा रहे हैं, या भाजपा घबराई हुई है और इसीलिए कुछ इन्होंने उधर संपर्क किया है आम आदमी पार्टी के लोगों की तरफ। क्या लगता है? देखिए सर, भारतीय राजनीति को समझना हो तो मैं 3 चीज़ें हमेशा कहता हूँ कि भारतीय राजनीति में वही सक्सेसफुल है जो अच्छा नारा दे दे, जो अच्छा नखरा कर ले और जो अच्छा नाटक कर ले। तो ये तीसरी कैटेगरी में आता है। एक बॉल बीजेपी की तरफ उछाली गई, बीजेपी ने कहा कि चलिए भाई इस पे छक्का मारने की कोशिश करें, तो एसीबी भेजना भी उसी तरह की बातें हैं। लेकिन इस तरह के आरोप प्रत्यारोप राजनीति में तो चलते ही रहते हैं। लेकिन जहाँ तक केजरीवाल की बात है, वो अपनी बात को, लोगों को, अपने नैरेटिव को मानने, उनके आरोप फेस वैल्यू पे लेते हैं क्या आप? मैं उनके आरोप फेस वैल्यू पे नहीं लेता हूं, क्योंकि इस तरह के आरोप वो कई बार लगा चुके हैं कि मेरे एमएलएस को 5 करोड़ देने की कोशिश हुई, कभी 2 करोड़ देने की कोशिश हुई, मेरे एमएलएस को खरीदने की कोशिश हुई, मेरे एमएलएस के पास कई सारे प्रस्ताव गए। पिछले 10 साल में वो कई बार इस तरह के आरोप लगा चुके हैं। और जब भी उनसे कहा गया कि इसके बारे में सबूतों को सार्वजनिक किया जाए, मेरे ख्याल से कुछ एक रिकॉर्डिंग के अलावा साबित नहीं होता, आप कम से कम नहीं मानेंगे। एक्चुअली केजरीवाल की राजनीति ही ऐसी है, उनकी राजनीति शुरू से हुई कि आरोप लगाओ और भाग लो। आज तक बताओ जितने आरोप केजरीवाल ने लगाए, शीला दीक्षित से लेके नितिन गडकरी से लेके स्वर्गीय अरुण जेटली तक, या फिर बाकी नेताओं के, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, गांधी परिवार, रॉबर्ट वाड्रा, कितने प्रूव कर पाए वो आज तक? नहीं प्रूव कर पाए, ठीक है। लेकिन आज जब कल नतीजे आने हैं, उससे पहले ये आरोप बीजेपी के ऊपर लगाकर केजरीवाल को क्या हासिल है? इसमें देखिए सौरभ, एक चीज़ जैसे इन्होंने बताया ना दीपक जी ने कि आरोप लगाओ भाग जाओ, इसका तीसरा स्टेप ये भी है कि नौबत आ जाए तो माफ़ी मांग लो, जो कि कई केसेस में उन्होंने माफ़ी मांगी, एक के बाद एक कई माफियां मांगी उन्होंने। नितिन गडकरी की बात कर ले, अरुण जेटली की बात कर ले, क्या ये रिकॉर्ड की बात नहीं है, माफ़ी नहीं मांगी उन्होंने। और किस में केस में वो नहीं मांग लेते हैं, बहुत आसानी से मांग लेते हैं। दूसरी चीज़ कि आप देखें सौरभ कि जो भी राजनीति का बेसिक समझता है ना, उसको ये पता है कि ऐसी चीज़ें, ये ऑफर इस तरह से फ़ोन पे नहीं होती। कौन बनेगा करोड़पति नहीं चल रहा है। अगर ये काम करना होता है ना सौरभ, तो इतने शटल वे में किया जाता है। ऐसा नहीं है कि ये काम नहीं करना होता है, खूब होता है, कई तरीके से होता है। कई चीज़ें तो हम लोग के सामने भी
संज्ञान में आती हैं कि हाँ ऐसे ऐसे हो रहा है, लेकिन वो इतने सटल वे में होता है कि पार्टी और पार्टी के लोग सीधे इन्वॉल्व ही नजर नहीं आए। वो आपका एक सिंपैथाइजर उसके किसी सिंपैथाइजर से बात करेगा, उसको कोई प्रलोभन देगा, जो भी देना होगा। पार्टियां तब इन्वॉल्व होती हैं, पार्टी के लोग तब इन्वॉल्व होते हैं जब सब कुछ तय करना होता है। ये नहीं कि कल रिजल्ट आ रहा है और आज फोन लगा के उठेगा, हाँ मैं इतने करोड़ दूंगा, आ जाओ। ये तो मतलब बेहद बचकानी बात है। दूसरी चीज बात मैं आपको बताऊं कि अगर बीजेपी को वो करना भी होगा तो आम आदमी पार्टी से लड़ने वाले 4-5 कैंडिडेट, जैसे अनिल झा की बात कर लें, बीबी त्यागी की बात कर लें, इस तरह से 4-5 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि बीजेपी से ही गए हुए हैं ना। अनिल झा तो हार्डकोर विद्यार्थी परिषद बीजेपी के 2 बार विधायक हो रहे हुए हैं, टिकट यहाँ से नहीं मिला तो वहाँ चले गए। तो उस कंडीशन में वो चैनल तो ऑलरेडी बना हुआ है ना उनका पार्टी के नेताओं के साथ। और ऐसे लोगों की समस्या पार्टी से नहीं होती। अगर उनका टिकट नहीं मिला तो किसी व्यक्ति के चलते नहीं मिलता है कि उसने टिकट कटा दिया, उसने कटवा दिया, किसी और को दिलवाना चाह रहा था। तो वहां पर भी एकदम से 15 करोड़ की नौबत नहीं आएगी। एकदम से बचकानी बात है कि मतलब ये कहना कि इस तरह से फोन। अरे इसके बहाने कहा क्या केजरीवाल जी ने, मीर जी के पास में आ रहा हूं, उन्होंने जैसे केजरीवाल जी के ट्वीट में ये था कि कुछ एजेंसियां दिखा रही हैं गाली गलौज पार्टी को 55 से ज्यादा सीटें आएंगी, फिर हमारे उम्मीदवारों को फोन आए फला 15 करोड़ रुपए देंगे। आगे लिख रहे हैं वो, अगर इनकी पार्टी को 55 सीटें आ रही हैं तो हमारे उम्मीदवारों को फोन क्यों? जाहिर तौर पर ये फर्जी सर्वे करवाए गए इसलिए हैं ताकि माहौल बनाए और हम हमारे उम्मीदवारों को तोड़ें। आतिशी जी भी यही लिख रही हैं, ये दिख रहा है कि एग्जिट पोल साजिश है आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़ने की। मैं आपकी बारी सर। एग्जिट पोल अगर साजिश भी है, मान लीजिए छपवाई बीजेपी ने, पैसे देकर के करवाए, हालांकि इतनी बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं, मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, मगर से आरोप के लिए मैं मान लेता हूं अभी कि अगर ऐसा हुआ भी है, उससे कल का दिन कैसे बदल जाएगा? देखिए सौरभ जी, इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, और बिल्कुल मतलब जो मैंने सुना और जो मैंने जाना और जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस रहा अपना, इसकी पटकथा अभी से नहीं लिखी जा रही है। ऑपरेशन लोटस एक्चुअली एग्जिस्ट कर रहा है। चूंकि अभी आपने डिस्क्लेमर चलाया, उसी डिस्क्लेमर के हवाले से कुछ बातें कहने के लिए शायद मैं स्वतंत्र हूं। आज से नहीं, जिस वक्त से अरविंद केजरीवाल को पहली बार जेल भेजा गया था, उसके पहले मनीष सिसोदिया को भेजा गया था, उसके पहले संजय सिंह उसके बाद गए थे, बाद में सबसे बाद में उनका नंबर आया था, उसके पहले 1-2 गिरफ्तारियां और हुई थी। तो बीजेपी में एक ऐसा भी नेतृत्व होता है जो संघ की तरफ से होता है। दीपक सर इसके बारे में विस्तृत रूप से प्रकाश डालेंगे। संघ की तरफ से एक अपॉइंटी होता है बीजेपी के, महामंत्री, संगठन मंत्री या इस तरह का पोस्ट उनको मिलता है। पंजाब के अंदर क्या आप बिलीव करेंगे सौरभ जी, कम से कम 20 अटेम्प्ट हो चुके हैं और फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लोगों को व्हाट्सएप कॉल गए, लोगों को गए कि भैया आप आ जाइए, टूट जाइए। और दूसरा, आप ट्रैक रिकॉर्ड भी देखते हैं। राजनीति ना परसेप्शन की चीज होती है। गोवा में देखिए क्या हुआ था, कर्नाटक में देखिए क्या हुआ था, उत्तराखंड में कोशिश इनकी नाकाम रही, मध्य प्रदेश में क्या हुआ। दीपक सर तो मध्य प्रदेश की राजनीति को बहुत बेहतर समझते हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा है, होता है। मैं कह रहा हूं, तो आप बताइए, जब जो उम्मीदवार इनके हैं ऑन कैमरा आकर के बोल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इसको हम लोग सामान्यीकरण इसका नहीं कर सकते, जनरलाइजेशन नहीं कर सकते। ये एक सीरियस चीज है। और एसीबी की टीम वहां आज पहुंचती है, आप सोचिए कोई तैयारी नहीं है उनके पास, किसके आदेश पे वो पहुंचती है, क्या उनके पास है, रबर स्टैंप तक उनके पास नहीं थी। आदेश एलजी का था, आदेश एलजी का, लेकिन कागज कोरे थे। तो फिर क्या किस बात का है? नहीं ठीक है, तो ये तैयारी से गए थे, उन्होंने समन बाद में मंगवाया। दूसरी बात सौरभ जी, एक और बात कहता हूं, इस बात की तस्दीक मैंने कल से लेकर आज तक कई लोगों से बातचीत की। एक खबर आई, पता नहीं पुख्ता कि दीपक सर शायद पुख्ता करें, देवेंद्र जी पुख्ता कर पाए इस चीज को। यह खबर यह आई कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की जो अपनी इंटरनल रिपोर्ट जाती है गवर्नमेंट को, पता है सीटों का ब्रेकअप क्या है उसमें? 35 सीटें कंफर्म आम आदमी पार्टी की है। अभी आप वो केजरीवाल जी वाली बात कर रहे हो? नहीं, आईबी के अधिकारी ने बताया। नहीं, आईबी के अधिकारी ने बताया नहीं। सौरभ जी, ये आपको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, जहां पर ये थी कि 13 सीटें बीजेपी की। मैं आपकी बात सुने तो आप मेरे सामने बैठे हो, आप कह रहे हो आपको ये जानकारी किसी ने दी, किसी ने दी होगी, मैं उस पर इनकार नहीं कर रहा। ये खबर चल रही है, इसका कोई तस्दीक कभी नहीं हो पाएगा, कोई पुष्टि नहीं करेगा। हाँ ठीक है, ठीक है। अब वो आदमी कौन है, तो उस आदमी को कितना पता है? यहाँ तो आदमी कैमरे के सामने आ गया, वो तो बोल रहा है। मैं तो कह रहा हूँ जांच होनी ही चाहिए, जांच बिल्कुल होनी चाहिए, प्रॉब्लम, जांच होनी ही चाहिए। आज तो मैंने सिर्फ घटनाक्रम बताया, मैंने तो खुद कहा कि इतनी बिजली की रफ्तार से काम करती है पुलिस, आज पता लगा जिस तरीके से वो उनके घर के बाहर पहुंचे। बहरहाल, इसके बहाने हम ये बात करना चाहते हैं सर कि ये पार्टियां दरअसल आज 14 घंटे पहले जो है गिनती से, ये पार्टियां, इनमें से कौन हिला हुआ है ज्यादा, किसका कॉन्फिडेंस शेकी है, किसको अभी तक भरोसा नहीं हो रहा कि मेरी सरकार आएगी, या किसको कंफर्म लग रहा है कि मेरी सरकार नहीं आ रही है, या कोई ऐसा है जो पक्का मानता है कि कल मुझे अपना मुख्यमंत्री चुनना पड़ेगा। तो बीजेपी के अंदर का हाल देवेंद्र मुझे बताइए। और तीनों ही दलों की सौरभ बात कर लेना तो एकदम से निश्चिंत हैं तीनों ही दल।
कांग्रेस पार्टी एकदम से निश्चिंत है कि उसको कुछ हासिल नहीं होना कुछ है। है नहीं उसके पास। आम आदमी पार्टी के नेता जो पार्लियामेंट में जो आ रहे थे, उनसे जो बातचीत हो रही थी, एकदम से कॉन्फिडेंस दिखा रहे थे कि बिल्कुल आ रहा है वो नंबर। प्राइवेट कॉन्वर्सेशन में, हाँ, मतलब बाइट देने के अलावा भी जो बातचीत हो रही थी, वो कह रहे थे कि एकदम से हम लोग कॉन्फिडेंट हैं कि वो सीटें आ रही हैं। बीजेपी के नेताओं के अगर बात करें तो उनमें से नंबर्स के हिसाब से अगर देखें तो एक नंबर आया 40, दूसरे नेता ने कहा 45, तीसरे ने कहा कि शर्त लगा लीजिए 2/3 मेजॉरिटी आ रही है। तीसरे नेता जो हैं वो डाटा पे बहुत ज़्यादा काम किया उन्होंने। चौथे नेता हैं जिन्होंने ये बताया कि अच्छे मार्जिन से हम लोग जीत रहे हैं, तो वो कॉन्फिडेंस उनको नजर आ रहा है। अब सवाल ये है कि दोनों का कॉन्फिडेंस क्यों? जैसे आम आदमी पार्टी को भरोसा सौरभ इस बात का है कि जो साइलेंट वोटर्स उनके पक्ष में रहे हैं, जो बेनिफिशरीज रहे हैं, जो फ्रीबीज जो चला गया है, तो उनको बहुत चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं है। वो बार चुनाव में वोट करते रहे आम आदमी पार्टी को, इस बार भी कर देंगे। बीजेपी का जो कॉन्फिडेंस आ रहा है वो इस बात से आ रहा है कि उनके लोग बहुत ज़्यादा वोकल रहे हैं। जैसे एक और जो काम उन्होंने ग्राउंड पे किया, एक उदाहरण मैं आपको देके बताऊं कि पिछले चुनाव में 42 कंस्टिट्यूंसी ऐसी थी और उस 42 कंस्टिट्यूंसी के लगभग 4000 बूथ ऐसे थे जहां पर हार जीत का मार्जिन अधिकतम 5000 था। या बूथ की बात या बीजेपी का बता रहे ना, बूथ का, हाँ, बीजेपी जहां पिछड़ी थी वो 42 कंस्टिट्यूंसी के 4000 बूथ थे। उस 4000 बूथ के लिए बीजेपी ने अलग तरीके से काम किया। जैसे टोटल बूथ लगभग 13000 हैं, 13000 में वैसे बूथ जहां बीजेपी बहुत बड़े मार्जिन से आ रही थी, मुस्तफाबाद, मटिया माल, इस तरह की सीटों वाली, उस पर पार्टी ने बहुत ध्यान ही नहीं दिया। जहां पर पार्टी अच्छा जीत रही थी उसको सामान्य तरीके से हैंडल किया कि पिछली बार भी अच्छा किए थे, इस बार भी करेंगे। जहां उन्हें ये लगा कि इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब 5000 से कम का मतलब ये है कि 1.5-2% का वोट का फासला, तो उसको पार्टी को ऐसा लगा था कि इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। उस पर विशेष मेहनत किया गया एक एक वोटर्स के हिसाब से। और चुनाव के दिन सौरभ 350 लोगों की जो कॉल सेंटर बनी हुई थी, उसने 30 लाख लोगों को फ़ोन किया कि आप निकलिए घरों से और बाहर जाकर वोट कीजिए, और उसमें जय श्री राम का मैसेज भी लास्ट में आ रहा था। 30 लाख कॉल किए, 30 लाख कॉल किए गए। 1.5 करोड़ तो कुल वोटर है, 1.5 वोट तो लगभग 1 करोड़ नहीं किया है, 90 लाख ने करीब वोट लगभग, किया है, हाँ। 90-95 लाख ने। बाप तो रे। उनमें से 19 से 20 लाख ऐसे हैं जिन्होंने वापस सिस्टम को रिवर्ट किया कि हाँ हमने ये कर दिया है। गजब। तो इनका कॉन्फिडेंस वहां से आ रहा है कि हमारा जो चीज था तैयारी देखिए सर। जेपी नड्डा इनफैक्ट उस कॉल सेंटर में गए थे, जहां तक बिल्कुल, मेरी बिल्कुल, दिन में जानकारी है, निकल गया था, 11 दिन में बजे वो निकल उस कॉल सेंटर में गए थे क्योंकि वो चेक करना चाहते थे कि बीजेपी ने अपना मैकेनिज्म जो तैयार किया है वो मैकेनिज्म ने काम किया है या नहीं किया है, वोटर को बाहर देखिए, निकालने का, वोट डलवाने का, वोटर को बाहर निकालने का, वोट डलवाने का। और दूसरी बात सौरभ, अब इस चुनाव को देखने का बाद या 1993 से लेकर हर चुनाव को देखने के बाद मैं ये कहना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर, मैंने पहले बहुत दिन से आपको ये कह रहा हूं कि वोटर डिसिसिव मैंडेट देता है। अगर केजरीवाल जी भी जीतते हैं तो वो 35-36 पे आ जाएंगे, मैं ऐसा नहीं मानता, फिर वो 40 के पार जाएंगे या 40 के पार बीजेपी जाएगी। लेकिन मैंने आपको जो बताया था कि केजरीवाल के लिए ये चुनाव सबसे मुश्किल वाला है, क्योंकि उनकी यूएसपी थी कि वो केजरीवाल जो आंदोलन से निकले, वो केजरीवाल जो कट्टर ईमानदार हैं, वो केजरीवाल जो भारत की राजनीति को बदलने आए, वो केजरीवाल जो लड़ाका है, ठीक है, ये उनकी बेसिक इमेज थी। लेकिन उस बेसिक इमेज में बहुत ज्यादा इरोजन हुआ। और लड़ाका तो अभी भी है। नहीं, लड़ाका तो बिल्कुल है, मैं उसमें, और मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के बराबर कुछ लोगों को लड़ाका होने से भी प्रॉब्लम है। हाँ हाँ, वो कई सारी चीजें आपके लिए जो पॉजिटिव होती हैं वो लोगों के लिए निगेटिव में कन्वर्ट हो जाती है। इसका सबसे बड़ा भुक्तभोगी मैं हूं, आप उसके अंदर मत जाइए। नहीं, आप आ जाते हो, यू व्हेन यू आर अ पब्लिक फिगर, तो आपकी कई सारी चीजों के साथ, पब्लिक फिगर इन द सेंस आप थोड़े से भी अगर नोन है, फेमस है, और हम तो जर्नलिज्म में है, हर नेता को की हमको खिंचाई भी करनी होती है, उससे सवाल भी पूछने होते हैं, उससे खबर भी निकालनी होती है। मैं समझ सकता हूं सौरभ, एक एंकर का संकट या देवेंद्र जैसे रिपोर्टर का संकट क्या होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि आप अपनी जो इमेज गढ़ते हो वही आपके लिए खतरनाक हो जाती है। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। वो तो केजरीवाल के साथ हुआ, वो केजरीवाल के साथ इन चुनाव के अंदर हुआ है। और केजरीवाल का जो बॉडी लैंग्वेज है, केजरीवाल का जो कॉन्फिडेंस है, केजरीवाल की पार्टी का जो कॉन्फिडेंस, आज मैं छोटा सा एक अवध ओझा जी का वीडियो घूम रहा है, शायद आपने देखा होगा, अवध ओझा जी ने एक वीडियो डाला है, मेरे ख्याल से आपने देखा होगा, जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई थैंक यू वेरी मच पटपड़गंज की जनता, मैं आपके साथ लगा रहूंगा, मैं आपके साथ करता रहूं, मतलब आपकी सेवा करता रहूंगा, कार्यकर्ताओं की सेवा करता रहूंगा। और ऐसा लग रहा है कि अवध ओझा जी ने बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से कि हार उन्होंने मान ली है।
तो ये भी कई सारे इंडिकेशन है जो बताते हैं। और दूसरा मैं आपको बताऊं, लोग एग्जिट मुझे बड़ा शक है कि ये दिखेंगे मुझे कल के बाद एग्जिट पोल लोग एग्जिट पोल को बड़ी गालियां देते हैं ना, लेकिन लोग एग्जिट पोल को बड़ी गालियां देते हैं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि एग्जिट पोल एक डायरेक्शन बताता है। ठीक है, बीजेपी की 300-400 सीटें लोकसभा चुनाव के अंदर नहीं आई, लेकिन ये तो एग्जिट पोल का था कि चुनाव मोदी जी की तरफ जा रहा है। सभी एग्जिट पोल का बहुमत ये कहता है कि अरविंद केजरीवाल हार रहे हैं। जो बात मिहिर जी ने कही, जो बात इन्होंने बताई कि आम आदमी पार्टी का एक साइलेंट वोटर है, और देवेंद्र बता रहे हैं कि बीजेपी का वोटर वोकल है, उसको बीजेपी ने टैप भी किया, फोन भी करवाया, उसने पलट के रिस्पॉन्ड भी किया कि हाँ भैया मैं वोट डाला है। 30 लाख लोगों को कॉल गया है 5 तारीख को बीजेपी के सिस्टम से कि जाइए प्लीज जाकर के वोट डालिए, तो और जय श्री राम के मैसेज के साथ, तो मतलब कि हमारे लिए वोट डालिए। तो अब लड़ाई यहीं आ गई ना कि किसका वोटर बाहर निकल गया और किसने वोट डाल दिया। इसका एक दूसरा पहलू भी समझिए, जैसे बहुत सारे लोग आपको ये कहेंगे कि वोट प्रतिशत फिर बढ़ा क्यों नहीं, 5-6% बढ़ा क्यों नहीं। एग्जैक्टली, तो वोट प्रतिशत बढ़ा नहीं है। लोकसभा चुनाव में जितना वोट प्रतिशत था पिछले लोकसभा चुनाव में दिल्ली का, लगभग उतना ही रहा है। ठीक, उस वोट प्रतिशत के साथ बीजेपी ने अपनी 52 सीटों को रिटेन किया था, मतलब 7 लोकसभा सीटों में 7 जीती, उसके अंतर्गत 52 विधानसभा सीटों में उसको बढ़त थी। उनकी स्ट्रेटजी ये थी कि इसको वही करना है, मतलब शिफ्टिंग ऑफ वोट कर लेना है, और ये लगभग जो फ्लोटिंग लोकसभा में जो वोट मिला उसको होल्ड करना है, और उसके जो मतलब जो फ्लोटिंग वोटर्स हैं उस पे बहुत ज्यादा काम किया गया। तो इसमें एक कैच था देवेंद्र जी, कैच ये था कि दिल्ली हम सब जानते हैं कि 2 तरीके से वोट करती है, लोकसभा का अलग है, आप तो इतने समय से ग्राउंड रिपोर्टिंग लगातार किया, मैंने आपकी रिपोर्ट्स देखी, इंडिया टीवी पे लगातार चल रही थी, विधानसभा में अलग पैटर्न है। यहां पर पूरा चुनाव किसी एक चेहरे के इर्द गिर्द लड़ा गया, तो अरविंद केजरीवाल, उसके अलावा ना बीजेपी के पास कोई मुद्दा, ना कांग्रेस का मुद्दा। तो यानी कि, और दूसरी बात यहां पर यह आ रही है कि भाई बूथ मैनेजमेंट किसका बेहतर है। संघ को सब लोग बेहतर जानते हैं, दीपक जी भी कितने सालों से संघ को देखा है, बीजेपी को देखा है, गोवा कार्यकारिणी पूरे पुराने समय का मुझे याद पड़ता है, आपने वो भी कवर किया था। और तो आप बताइए, जिस संघ का इतना जबरदस्त संगठन है, अगर वो संगठन वाकई में इतना एक्टिव होता, सक्रिय होता, तो क्या वोट प्रतिशत इतना ही होता। ये भूल जाइए दिल्ली मिडिल क्लास, इसी दिल्ली के अंदर कई दिल्ली बस्ती है, मुस्तफाबाद को याद कीजिए आप, उसके अलावा कई सारे मुस्लिम बहुल, दलित बहुल, वहां बहुत वोटिंग हुई है। बिल्कुल। लेकिन बाकी उन दिल्ली में, उस दिल्ली में जहां पर एक बीजेपी का माना जाता है कि उनका एक दबदबा अर्बन वोटर है, मिडिल क्लास वोटर है, और जो ये मानते हैं कि वहां पर आपको एक वैश्य समुदाय के लोग रहते हैं, करोल बाग का इलाका, वहां पर उतना वोट नहीं हुआ है। यानी कि एक शक की सुई उधर भी जाती है कि जिस संगठन के इतने एक्टिवेट होने की बात की जा रही थी, दरअसल उतना फंक्शनल नहीं था। इसके जैसे मैंने आपको बताया ना कि मैं यहाँ पर फिर समझ आप कह लीजिए कि इसमें शिफ्टिंग ऑफ वोट पे ही ज्यादा फोकस था। और शिफ्टिंग ऑफ वोट कैसे, जैसे पूर्वांचली वोटर्स को आप देख लें, पूर्वांचली वोटर्स आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते रहे थे। इस बार पूर्वांचली वोटर्स या झुग्गी झोपड़ी वाले जो वोटर्स थे, उसमें लगभग 6-7 महीने पहले से एक विस्तारक को लगाया जाना, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास फुल टाइमर कार्यकर्ता थे, बीजेपी के कार्यकर्ता फुल टाइमर नहीं, वो सुबह शाम अपना दुकान भी करेगा फिर शाम में जाता था। वो पार्टी को कमी महसूस हुई कि झुग्गी झोपड़ी और पूर्वांचलियों के लिए अगर कोई समस्या होती है इंस्टेंट, तो हमारा कोई आदमी नहीं होता है। तो 6-8 महीने पहले से इन लोगों ने वहाँ पे एक आदमी दिया, और वहाँ पर आप देखें तो जो कार्यक्रम इनके चले, जैसे पूर्वांचल स्वाभिमान के नाम पे लगभग 1000 के आसपास कार्यक्रम किए गए। मकर संक्रांति 70 के 70 विधानसभा क्षेत्रों में मनाया जा रहा है, वहाँ पे एक आदमी से संपर्क करने की कोशिश की गई थी। और इस तरह से बीजेपी का जो पूर्वांचल मोर्चा है उसने कई सारे कार्यक्रम किए ताकि उन वोटर्स को खींचा जा सके। लड़ाई हो रही थी, बीजेपी की समिति कराएगी कि वो कराएगी, आम आदमी पार्टी वाली और चेहरे को जो काउंटर करना था, इनकी एक दूसरी बड़ी समस्या थी चेहरा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल उधर मजबूत चेहरा। तो उसमें अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर.के. पुरम की रैली में भी आके ये कह रहे हैं कि पूर्वांचल ने मुझे सांसद बनाया, प्रधानमंत्री बनाया, और मैंने पूर्वांचल को यही ऑन करना था कि भाई ये मेरे चेहरे को देखो और मेरे चेहरे के सहारे आप इधर आओ। एक इनकी बड़ी समस्या थी 2100 रुपये जो महिला वोटर्स, महिलाओं के लिए 2100 रुपये के जो फॉर्म भराए गए, लगभग 35 से 40 लाख फॉर्म भरा लिए गए थे। वो बीजेपी के लिए चिंता का सबब था, क्योंकि समय बहुत मिल गया। तो वहां पर बीजेपी को यह भरोसा है कि हमने 2100 बनाम 2500 का जो नैरेटिव था वो ठोक दिया, और पंजाब में नहीं दिया गया इस बात को भी पहुंचाया,
और प्रधानमंत्री मोदी जो कहते हैं वो करते हैं, इनकी वो जो छवि है वो भी हमने वहां पे कैश कराया। तो इनके कॉन्फिडेंस का आधार वोट वाली बात बस आप, क्योंकि आपने उसका जवाब आ गया देवेंद्र से, आप जो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की कॉन्स्टिट्यूएंसीज मजबूत, ये तो एक यक्ष प्रश्न है ना सौरभ जी। वो इसका आंसर गया। आपकी मजबूत जगहों पर वोट ज्यादा पड़ा, बीजेपी की मजबूत जगहों पर वोट नहीं पड़ा। वो कह रहे हैं कि उन्होंने काम ही वही किया जो आज जिसको आप आम आदमी पार्टी का वोट मान रहे हो, झुग्गी झोपड़ी वोट, अनऑथराइज्ड कॉलोनी का वोट, दलित वोट, पर तो उसको ही अपनी तरफ लाएं। ऐसा मान लिया जाए कि रातों रात ये चुनाव पलट जाएगा और झुग्गी झोपड़ी में जो आम आदमी पार्टी का महीनों से काम कर रहे हैं, रातों रात नहीं है ना। मैं तो कहा कि 6-6 महीने पहले से विस्तारक, तो ये चुनाव है शिफ्टिंग का, पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं ना। जो बेनिफिशियरी का एक वर्ग पिछले तैयार हुआ है, 2 चुनाव की अगर आप बात करें का है देवेंद्र जी, जो एक लाभार्थी वर्ग तैयार हुआ इस देश के अंदर, दिल्ली राजधानी के अंदर, उसमें कोर वोटर आम आदमी पार्टी का है। आप जो महिला बस के अंदर यात्रा कर रही है, आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या महिला वो, बिल्कुल कई सारी महिलाओं से बातचीत हुई, कई सारे सर्वे आए और कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो ये माना गया कि महिलाओं में, और कई सारे सर्वे भी हुए, तो ये पाया गया उनकी पहली पसंद, पहली चॉइस आम आदमी पार्टी। ये सुन लीजिए अब आप कहेंगे कि आप एग्जिट पोल का वक्त नहीं, लेकिन फिर भी अभी तक तो वही डेटा है हमारे सामने। अभी इंडिया की सबसे बड़ी एजेंसी एक्सेस माई इंडिया ही है, ठीक है, उसने ये डेटा दिया है, जागरण की वेबसाइट पर छपा हुआ है, मैं कोड इसीलिए आपको रेफरेंस दे रहा हूं कि एक्सेस माई इंडिया के अनुसार रिहाइश के हिसाब से किस दल को कितना मत प्रतिशत मिल रहा है, मतलब कौन कहां रहता है उसके हिसाब से। झुग्गी झोपड़ी में जो वोटर है 46% भाजपा, 45% आप। कॉलोनी और फ्लैट में 48% भाजपा, 42% आप, मिडिल क्लास वाला। कोठी बंगला वाला 52% भाजपा, 40% आप। और अनऑथराइज कॉलोनी में, जिसमें पूर्वांचली मुझे लगता है सबसे ज्यादा रहते होंगे, 55% भाजपा और 37% आप। अनऑथराइज कॉलोनी, झुग्गी झोपड़ी, वो डेटा कह रहा है कि वो सारा, वो मैक्सिमम वोट जो है बीजेपी। देखिए, गुप्ता जी का जो सर्वे है एक्सेस माई इंडिया का, उसमें 2 बातें हैं। पहली बात यह है, अगर इसी को पैमाना हम लोग मान लें, तो कोठी की बात इन्होंने की, कोठी में वो एक एज दे रहे हैं। दिल्ली की सबसे पॉश कॉलोनी कौन सी? ग्रेटर कैलाश मेरे ख्याल से होनी चाहिए, बाकी सफदरजंग एनक्लेव है और कई सारे डिफेंस कॉलोनी है। ग्रेटर कैलाश में सौरभ भारद्वाज का जो अब तक है, वहां पर बीजेपी ने भी एक मजबूत कैंडिडेट उतारा, शिखा राय है। वो शिखा राय काफी पार्षद भी रही है, मेयर भी रही है साउथ दिल्ली एमसीडी की शायद, लेकिन वहां पर माहौल जो है सौरभ के पक्ष में है। नहीं, मैं सौरभ से, देखिए जीके की बात, जीके की सौरभ भारद्वाज की बात तो कोठी वाला 15 लोगों से सुन चुका हूं, उनका आदमी बहुत पॉपुलर है, बहुत काम करता है। कोठी वाली बात आई ना, तो मैं ये आश्चर्य कर रहा हूं कि ये जो सर्वे में सैंपल उठाया है, तो सैंपल साइज कितना है इनका? शायद 17-18 हजार है गुप्ता जी का सैंपल साइज, अगर मैं गलत नहीं हूं तो उस सैंपल साइज पर दिल्ली में भले ही आप कहते हैं कि 1,50,00,000 वोटर हैं, 17,000 के सैंपल से आप नहीं तय कर सकते। सैंपल इतना ही होता है, सैंपल तो इतना ही होता है। कई जगह 35-40 हजार का भी सैंपल साइज आया है इसी चुनाव, इसी एग्जिट पोल। वो अलग बहस हो जाएगी, मतलब सर्वे करने वाले तो। और दूसरी बात, आप कहते हैं कि चलिए झुग्गी झोपड़ी में, वहां पर देखिए, वहां पर एक टफ कॉन्टेस्ट दिखाते हैं, क्लोज कॉन्टेस्ट दिखाते हैं, बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट दिखाते हैं। वो तो पूरा वोट आपको जाता था, पहले जाता था झोपड़ी का। नहीं, ऐसा नहीं है। मोदी की गारंटी से वो झुग्गी झोपड़ी वाला पहले भी अफेक्टेड था, वो पहले बिलीव करता था, प्रधानमंत्री के चेहरे में करता था, भारतीय जनता पार्टी गवर्नेंस के मॉडल में करता था। यहां आम आदमी पार्टी ने एक काम सिर्फ किया, ये लोगों के जहन में बैठाया कि भैया जो गवर्नेंस का मॉडल है इस देश में, वो आखिरी मॉडल मोदी का मॉडल नहीं है, एक केजरीवाल का मॉडल भी है, या स्कूल का मॉडल भी है, स्वास्थ्य का मॉडल भी है। बात कर रहा हूं, आपने माना कि वो मोदी से भी प्रभावित था, हो सकता है उसमें से बहुत इस बार की काम किया है मोदी के चेहरे पर ही दोबारा उसके सामने। मैंने कहा ना कि ये लोग वोट तो करते ही रहे ना। 52 विधानसभा सीट में जो लोकसभा चुनाव में बढ़त मिली, मतलब उन लोगों को बीजेपी को वोट करने से कोई एलर्जी नहीं था। हाँ, बिल्कुल नहीं था। ठीक है, बस प्राथमिकता की बात होती है कि लोकसभा चुनाव में उन्होंने मोदी को चुना, विधानसभा में केजरीवाल को चुनते थे। यही पैटर्न ट्रेंड चलता रहा। मेरा प्राइमरी फैक्टर क्या है, ये चुनाव केजरीवाल पर जनमत संग्रह है। एग्जैक्टली। इसमें आप हटा दीजिए, बाकी फैक्टर्स को हटा ही दीजिए। केजरीवाल पर जनमत संग्रह क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं कि केजरीवाल मेन आदमी है, बीजेपी कह रहे हैं कि भाई अरविंद केजरीवाल को हटाना है, आम आदमी पार्टी इसमें सेकेंडरी है। और मैंने कैसा कहा कि अरविंद केजरीवाल अपनी इमेज के खुद ही कैदी हैं। और दिल्ली का वोट गणित क्या है? दिल्ली का वोट गणित यह है कि 15% का वोट वही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोकसभा में जाता है, और वही 15% आके जो है आम आदमी पार्टी के पास विधानसभा में जुड़ जाता है। 2015 भी यही कह रहा है, 2020 भी कह रहा है। बीजेपी का यह फोकस था, जैसा देवेंद्र कह रहे हैं, कि इस 15% वोट में से 5 से 7% आम आदमी का घटाया जाए और हमारा 5 से 7% बढ़ाया जाए, उससे उनका काम हो जाता है। बीजेपी का फोकस यह है कि उसको 50% से ज्यादा वोट
पाने हैं, और ये फोकस उसका पूरे देश भर के अंदर है। जो ट्रैकर्स बता रहे थे वो यही बता रहे थे कि पहले आम आदमी पार्टी काफी आगे थी जब चुनावों की घोषणा हुई, अरविंद केजरीवाल काफी आगे थे, लेकिन ये गैप इलेक्शन कैंपेन के साथ भरता रहा, क्योंकि ये पूरा का पूरा चुनाव अरविंद केजरीवाल और उनकी इमेज और उनके काम पर एक जनमत संग्रह हो गया। बीजेपी का काम हो गया ना सर, वो जो चाह रही थी? अब मेरे ख्याल से बीजेपी का काम काफी हद तक हो गया है, जो वो चाह रही थी और जो उसने स्ट्रैटेजी। अब मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहता हूं कि कल जो होगा उसके रिपरकशंस, उसके क्या असर होंगे। वही केजरीवाल हारे या जीते, दोनों पहले ये इस उम्मीद पर, इस पॉसिबिलिटी पर बात करते हैं, केजरीवाल चुनाव हार जाते हैं अगर, तो मेरे मन में तो पहला सवाल ये है कि अगर वो हार गए तो क्या वो नतीजों को स्वीकार कर लेंगे आसानी से? देखिए, मुझे नहीं लगता, जितना मैं केजरीवाल को जानता हूं और जितना मैं उनको समझ पाया हूं इतने दिनों के, मतलब अपने जर्नलिस्टिक करियर के हिसाब से, केजरीवाल स्वीकार कर लेंगे। देखिए, केजरीवाल ने हर इंटरव्यू के अंदर कहा, इनफैक्ट आपके इंटरव्यू में कहा है कि जनता जनार्दन का फैसला फाइनल होता है। आपने भी कहा आप लिख के दे दीजिए, उन्होंने लिख के नहीं दिया। उन्होंने, हाँ, आप ही के इंटरव्यू में उन्होंने नंबर नहीं दिया। आपने पूछा कि आप तो लिख कर देते थे, उन्होंने कहा नहीं, मैंने जेल के अंदर गीता पढ़ी और गीता में मुझे कहा कि अहंकार नहीं करना चाहिए। बाद में उन्होंने, मैं आपको बता रहा हूं, मुझे नहीं लगता अरविंद केजरीवाल के लिए मुसीबतें आएंगी। ब्रांड अरविंद केजरीवाल कमजोर हुआ है, हारने के बाद और कमजोर हुआ है, होगा। लेकिन क्या नेशनल पॉलिटिक्स में अरविंद केजरीवाल और उनका रिलेवेंस खत्म हो जाएगा? मैं ऐसा नहीं मानता। कह रहा हूं आपसे, राहुल गांधी पॉलिटिकल वैल्यू बची। राहुल गांधी महाराष्ट्र का वर्डिक्ट नहीं एक्सेप्ट कर पाए आज तक। आज दिल्ली के इलेक्शन से पहले वो बात कर रहे थे महाराष्ट्र की, इतने लाख वोटर जोड़ दिए। देखिए, उन्होंने कहा कि इतने तो अडल्ट लोग नहीं है, बालिग लोग नहीं है महाराष्ट्र में जितने वोटर बता दिए। सौरभ, अरविंद केजरीवाल बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये समझा जा सकती है, अंदेशा हो सकता है इस लिहाज से कि 4:46 पे दिल्ली इलेक्शन कमीशन के सीईओ ने एक ट्वीट करके ये बताया, जो कि अरविंद केजरीवाल ने आज ही आरोप लगाया कि हमें अब तक फॉर्म 17C नहीं दिया गया। बताइए, वो फॉर्म 17C जिस दिन वोटिंग खत्म होता है हर पोलिंग एजेंट को देना मस्ट है। वो उस समय तो सबको दिया होगा, दिया मस्ट है, मतलब देना ही देना है। हर पोलिंग एजेंट को ये पता दिया कि आपको लेना है। हमको वो शिगुफात, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये अंदेशा मुझे ज्यादा हो रहा है कि शायद वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक बात कहना चाहूंगा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, अरविंद केजरीवाल खूब हल्ला मचाएंगे कि इलेक्शन कमीशन हमारे खिलाफ रहा, ये जो राजीव कुमार जी तो हमारे खिलाफ लगे रहे, इन्होंने वोट बढ़वा दिए, इन्होंने वोट घटवा दिए, इन्होंने घपला किया, दिल्ली पुलिस इनके साथ थी, पैरामिलिट्री फोर्स शराब बटी, पैसा बटा, मंगलसूत्र बटे, 10 सोने की चेन बटी, जूते बटे, बैग बटे, जैकेट बटी, सब बोलेंगे। लेकिन अल्टीमेट क्या होगा? अल्टीमेट तो यही होगा ना कि जो मैंडेट है उनको स्वीकार करना पड़ेगा। क्या स्वीकार करेंगे? और ऑप्शन क्या है अरविंद केजरीवाल के पास? क्या कर लेंगे? मैक्सिमम कोर्ट जा सकते हैं ना, ये करें, मैक्सिमम कोर्ट जा सकते हैं। मैं कह रहा हूं, अगर अरविंद केजरीवाल हार को स्वीकार नहीं करते, अगर हुई हार, तो उनको सच में कोर्ट जाना चाहिए। ये ऐसे नहीं हो सकता कि आप आरोप लगाएं और घर बैठ जाएं। इसको फिर अंजाम तक इसके पहुंचाइए। राजनीतिक लोकतंत्र में जनादेश का सम्मान हर एक पॉलिटिकल पार्टी करती है, लेकिन तरीकों पर सवाल तो उठते रहे हैं और आज ही नहीं उठ रहे हैं। कम से कम पिछले 10 चुनाव को ले लीजिए, हर बार उठे हैं। एजेंसीज की विश्वसनीयता आज कटघरे में खड़ी है, इस बात को आम आदमी पार्टी भी कह रही है। भारतीय जनता पार्टी भी जब विपक्ष में थी तो उसने भी सवाल उठाए थे, और सीबीआई को लेकर के वो रिमार्क तो हम सबका ऐतिहासिक हिस्टोरिक, सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा था केस्ड पैरट, वो कांग्रेस के लिए कहा था, बीजेपी के लिए नहीं कहा था। नहीं, कांग्रेस के लिए कहा था, बीजेपी ने के लिए नहीं कहा था, कांग्रेस के लिए। लेकिन मैं परसेप्शन की बात कर रहा हूं। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, परसेप्शन की बात कर रहा हूं। जो सरकार रहती है वो एजेंसियों को अपने हिसाब से चलाती है, अपने हिसाब से एजेंसी नहीं। यहाँ क्लियर दो संस्थाओं पर आरोप है। एक दिल्ली पुलिस कि दिल्ली पुलिस की नाक के नीचे सारी धज्जियां उड़ी हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की, शराब, पैसा, सब कुछ बंटवाया है, और बीजेपी वाले खुलेआम पुलिस के संरक्षण में काम करते रहे। आरोप नंबर 1। आरोप नंबर 2 इलेक्शन कमीशन पर है कि इलेक्शन कमीशन ने इनका संज्ञान नहीं लिया। दूसरा, इलेक्शन कमीशन इलेक्टोरल रोल्स के अंदर बहुत गड़बड़ हुई है। वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितनी बार शिकायत करने गए उसके लिए इलेक्शन कमीशन में कि यहां पर इतने लोग जोड़ दिए या काट दिए। उसमें सर होता ये था कि पिछले 2 विधानसभा चुनाव का अगर आप पैटर्न उठा के देखें ना, जो कि बीजेपी की स्टेट फंक्शनरी कितनी डिफंक्ट थी, उस आधार पे आप समझ सकते हैं कि लोकसभा चुनाव, जैसे 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ, 2015 का जो विधानसभा चुनाव हुआ, उन दोनों के इलेक्टोरल लिस्ट में बड़ा फर्क। फिर 2020 में यही हुआ। फिर जब एमसीडी इलेक्शन में भी ये हुआ तो उसमें ये चीज़ सामने तब आई जब मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, उनके घर में उनकी भाभी जो उनके साथ रहती हैं, उनका नाम कटा हुआ था, और बीजेपी की यूनिट ऐसी थी नहीं जो कि इन सब चीज़ों को इन्फॉर्मेशन भी ले पाए। फिर जाकर उन्होंने पार्टी से शिकायत की, तब वो अध्यक्ष भी नहीं थे। फिर जाकर उन्होंने पार्टी से शिकायत की और उसके बाद तब इन लोगों ने फिर पड़ताल करानी शुरू करी। और इस बार आपने देखा कि अरविंद केजरीवाल ने जो आरोप लगाया था नाम को लेके कि इतने या तो
एब्सेंट हैं या डेड हैं, इस तरह के लोगों को इसमें लिस्ट बढ़ाया गया। उसमें तो कई सारे बीजेपी के मौजूदा स्टेट फंक्शनरी के लोग निकले, जिसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया था। एक्चुअली देवेंद्र जी क्या है ना, एक मिनट जी, इसमें समस्या और शक बिल्कुल होना चाहिए किसी भी बॉडी पे, अब सवाल खड़े होने ही चाहिए। 2 घटनाएं सिलेक्शन में ऐसी हुई, इसमें ये ऑथेंटिक तब लगता जब से एक केस राहुल गांधी का उठा के आप देखें, महाराष्ट्र के इलेक्टोरल लिस्ट को लेके उन्होंने 3 डाटा दे दिया। कभी आप 1 करोड़ की बात करोगे, कभी 70 लाख की बात करोगे, कभी 39 लाख की बात करोगे। 39 लाख बोला, कैसे फिर इसमें कुछ तो नहीं। देखिए वो तो आप जिस इसकी बात कर रहे हैं वो तो बड़े पैमाने की बात है। मैं छोटी छोटी 2 घटनाएं बताना चाहता हूं, उस पर मैं सोचता हूं कि क्या उस पर रिएक्शन होना चाहिए। पहला, कपूरथला हाउस में जो पंजाब के मुख्यमंत्री का अनौपचारिक आवास होता है यूजुअली, और वहां राज्यपाल आते हैं तो पंजाब के ठहरते हैं। सी विजिल ऐप पर एक शिकायत जाती है, उस गुमनाम शिकायत पर एक लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए मुख्यमंत्री के घर रेड करने के लिए एक टीम ईसी की फ्लाइंग स्क्वाड पहुंच जाता है। दूसरी घटना और होती है एक, इसमें कुछ गलत नहीं है मेरी जी। गलत नहीं, मैं गलत की बात नहीं कह रहा हूं, मैं दूसरी 2 दृष्टांत आपको 2 उदाहरण दे रहा हूं। दूसरी घटना ये होती है जैसे कि आज एसीबी की टीम पहुंच गई वहां पर, ना कागज ना बही ना खाता, जो वो कह रहे हैं वो सब सही। तीसरी घटना यह है कि जब इन लोगों ने ईसी को कम से कम 2500 शिकायतें गई होंगी, खुलेआम कैमरे पर नोट वटे, इसी ने कोई संज्ञान नहीं लिया आज तक। क्या पब्लिक डोमेन में वो चीजें अगर संज्ञान लिया नहीं है कि हम और आप तो जानते ही हैं कि नोट किस किस ने बांटे। हाँ, सबने बांटे, सारी पॉलिटिकल पार्टी बांटी, हमाम में सब वही है, पंजाब से उतने सारे लोग दिल्ली आके क्यों बैठे हुए थे। कहने का मतलब ये है कि जब आप एक विधायी पद पर होते हैं तो आपको चीजों को तटस्थता से देखना पड़ता है, एक दूसरे की मेंटेन करनी पड़ती है। मैं ये कहना चाहूंगा बस, एजेंसीज का और इलेक्शन कमीशन का क्या रोल है। सर, दूसरी पॉसिबिलिटी रह जाएगी, फिर लोग कहेंगे आपने केवल केजरीवाल जी के हारने वाली बात पर। बिल्कुल बिल्कुल, और साइलेंट वोटर तो हमेशा ही ध्यान में रखना चाहिए कि बेनिफिशियरी वर्ग बहुत चिल्ला के वोट नहीं करता। 35 से 40% का वोट बैंक अरविंद केजरीवाल का है। अरविंद केजरीवाल का वो वोट बैंक सुरक्षित है, वो हारे या जीते उनकी राजनीतिक सेहत पर, उनकी 35% से नीचे अरविंद केजरीवाल का वोट नहीं जाएगा। बीजेपी का आकलन है 42% के आसपास अरविंद केजरीवाल का वोट। इस इलेक्शन में कितना क्लोज फाइट देखते हैं, कितना परसेंट आम आदमी पार्टी मान रहे 42% वोट देवेंद्र जी कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल, और 47-48 वो अपना मान रहे हैं। अगर 48 आया तो 43 या 44 सीट बीजेपी की आएगी। अगर आम आदमी पार्टी को 48 आया तो उनकी सीटें देखिए, बीजेपी को कम भी वोट मिले ना तो मेरे ख्याल से बीजेपी सीटों के मार्जिन में थोड़ा आगे निकलेगी। मैं उसका कारण बता देता हूँ, क्योंकि जहां जहां पे अरविंद केजरीवाल को वोट मिलेगा, खासतौर पर जो दलित कॉन्स्टिट्यूएंसी है, खासतौर पर जो मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां पे उनकी लीड बड़ी होगी, वोट बहुत ज्यादा है वहां पर। और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि मुझे अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी पर तुरंत फुरत कोई सीधा असर हो जाए, इसके ना संकेत दिखाई देते हैं। विपक्ष की पॉलिटिक्स जिस तरह असर मतलब उनके हारने और जीतने पर तो फिर अरविंद केजरीवाल का ब्रांड और इतना मजबूत हो जाएगा। मैं जरा वही बात कर रहा हूं। अगर जीते अरविंद केजरीवाल तो चौथी बार वो मुख्यमंत्री बनेंगे। उनके मुख्यमंत्री बनने में किसी को कोई शक कि भाई बेल पर हैं, सुप्रीम कोर्ट का मामला चल रहा है। कोर्ट का जो एक समस्या है वो तो रहेगी, लेकिन वो बहुत फर्क इस लिहाज से नहीं पड़ेगा कि अगर जीते तो जो पॉलिटिकल क्राउड बनना चाहिए वो शानदार बनेगा। और सबसे ज्यादा परेशानी इंडिया ब्लॉक में क्या राइज बीजेपी को जो परेशानी होगी उससे ज्यादा परेशानी कांग्रेस पार्टी को होगी। राहुल गांधी के पेट ये परेशानी दरअसल कांग्रेस के लिए ज्यादा है, क्योंकि कांग्रेस जिस तरीके से अपने आप को स्वाभाविक उत्तराधिकारी मानती है इस देश में, विपक्ष की राजनीति का भी, सत्ता की राजनीति का, तो वो पद उनके हाथ चला गया और इस चुनाव साबित कर दिया। अखिलेश यादव आए, उन्होंने आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार किया, ममता ने अपने पीछे खड़े हैं, सबने भेजा। ये चुनौती बीजेपी के लिए कम है। देखिए बीजेपी के लिए तो कुछ गेन है। ऑपोजिशन में अरविंद केजरीवाल का स्टॉक तुरंत बहुत बढ़ जाएगा। अगर अरविंद केजरीवाल जीत जाते हैं तो मेरे ख्याल से वो एक ऐसे नेता होंगे जो चौथी बार मुख्यमंत्री के तौर पर बीजेपी की नाक के नीचे बीजेपी को हरा के आएंगे। तो आप आप और अरविंद केजरीवाल जिस तरह का नैरेटिव बनाते हैं वो किसको कितना बढ़ा चढ़ा के पेश करेंगे, भूलिए मत। दिल्ली सरकार भी फिर उनकी होगी, पंजाब सरकार भी उनकी होगी। 2 राज्य की सरकारें किसी भी विपक्षी पार्टी में, मतलब कांग्रेस को अगर आप छोड़ दें, जिसके पास हिमाचल है, जिसके पास तेलंगाना है, जिसके पास कर्नाटका है, हिमाचल एक छोटा सा स्टेट है, लेकिन दिल्ली जैसा प्रोमिनेंट और पंजाब 2 साल बाद पंजाब में इलेक्शन होना है। बिल्कुल। इसमें सौरभ बड़ी बात इस लिहाज से होगी कि आम आदमी पार्टी के लिहाज से आप देखें तो उनका स्ट्रक्चरल लॉस हुआ है। ठीक, आम आदमी पार्टी पूर्वांचली या झुग्गी झोपड़ी की पार्टी नहीं थी, मेनली वो मिडिल क्लास फैमिली की पार्टी थी। 2015 में उनके जितने चेहरे आप देख लें, रिवॉल्यूशन हुआ था उस समय, बिल्कुल। और 2015 करप्शन से मिडिल क्लास ही प्रभावित था, पूर्वांचली या इस्लाम वाले थोड़े प्रभावित थे जो कि बहुत पिछड़े लोग हैं। उससे आप जब आगे बढ़े तो फिर अलग वोट बेस में आप गए। और बड़ी चिंता आप देखिए आम आदमी पार्टी के विचारधारा के लिहाज से कि पहले आप क्लास की बात करते थे, इस बार आपको कास्ट पे आना पड़ा, जाट आरक्षण ये वो। तो ये स्ट्रक्चरल लॉस हुआ और इसके बावजूद अगर जीत होगी तो बहुत बड़ी जीत होगी। और वहां पर जश्न, अगर अरविंद केजरीवाल कर हारते हैं तो जश्न बीजेपी के दफ्तर में विजिबल दिखेगा,
कांग्रेस के दफ्तर में साइलेंटली दिखेगा। अगर जीतते हैं तो मातम बीजेपी के दफ्तर में विजिबल दिखेगा, कांग्रेस के दफ्तर में साइलेंटली मातम नजर आएगा कि लेकिन मैं एक लाइन कहना चाहूंगा, बहुत सारे कांग्रेस के नेता और संजय दीक्षित का स्टेटमेंट सा गवाह है, जो अपने पत्रकार मित्रों को फोन कर करके बोल रहे हैं कि नहीं, मतलब वो इस बात से ज्यादा उत्साहित है कि किसी तरह से बीजेपी जीत जाए। बहुत सारे कांग्रेस के नेताओं को जानता हूं जिन्होंने मुझे इतना बता दीजिए, कल अगर हमें गाड़ी लगानी है रिएक्शन लेने के लिए जीतने वाली पार्टी की ओर, तो कहां जाना चाहिए? दोनों पे लगाइए सर, दोनों पे। जो हारेगा उसका रिएक्शन नहीं लेंगे। अगर जीतने वाले क्या पहले रिएक्शन के लिए गाड़ी लगानी है तो 50 मीटर का फासला है दिल्ली बीजेपी मुख्यालय और आम आदमी पार्टी के दफ्तर में, दोनों तरफ गाड़ी लगा लीजिए, खड़ी कर दीजिए, जिधर क्या उधर चले जाइएगा। अच्छा पत्रकार तो यही करता है। चलिए, अब समय कितना रह गया है? 13.5 घंटे की बात है। हम भी यहीं, आप भी वहीं। आज रात की रात आंखों आंखों में कट जाएगी, नेताओं की भी यही रात भारी, यही रात ये बस जो है यही रात है। बहुत शुक्रिया मिहिर जी, दीपक जी बहुत शुक्रिया, देवेंद्र बहुत धन्यवाद आपका। आपसे हमारी मुलाकात कल 6 बजे से होनी है और शाम में ही सुबह 6 बजे से मिलेंगे आपसे वोटों की गिनती पर। कॉफी पर कुरुक्षेत्र में आज इतना ही।